तो आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को हम क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल, इंडेक्स फाइल। ठीक है, index.html। और इस index.html के अंदर राइट अ सिंपल कोड है ना, बॉयलर प्लेट कोड अपना लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। और उसके अंदर हम सिंपली जाके बोल देते हैं दैट इनसाइड दिस बॉडी। ठीक है, अभी सीएसएस के थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं तो वो मैं साथ में कवर कराऊंगी बीच बीच में। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सिलेक्टर्स नहीं पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अभी ग्रिड नहीं पढ़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट उसके लिए हमें अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है सच। वो हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीख सकते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बेसिक्स चाहिए थे, वो हमने कवर कर लिया है किसी भी आगे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, बाकी जब हम फ्रेमवर्क्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो तब भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो सीएसएस थोड़ा इजी है, इसलिए हम साथ में करते रहेंगे। बाकी अब यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक HTML का फाइल है। और इस फाइल के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। तो सपोज आई हैव रिटन दैट H1 के अंदर दैट दिस इज, या फिर ये कोई रेस्टोरेंट का पेज है सपोज। तो रेस्टोरेंट, एंड इसका नाम है सपोज स्टार। तो हम लोग बोल देंगे दैट स्टार रेस्टोरेंट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद आप लोगों को अब इस पेज के अंदर सीएसएस अटैच करनी होती है। तो आपको पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। एक होती है आपकी इनलाइन सीएसएस, जिसको आप लोग टैग्स के साथ मेंशन करते हो। आपने ये भी यूज किया है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग लिख देते हैं फॉन्ट साइज इक्वल्स टू सपोज 20 पिक्सल्स, तो ये इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, जो आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू पास करते हो। दूसरे टाइप की आपकी सीएसएस होती है इंटरनल सीएसएस, जो कि आप लोग इस HTML पेज के अंदर ही डिफाइन करते हो इनसाइड दिस स्टाइल टैग। ठीक है, एक है स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके अंदर जो जाएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज एज इनलाइन। ठीक है, एक होता है आप लोगों का इंटरनल स्टाइल, मतलब सेम पेज के अंदर जब आप मेंशन करते हो स्टाइल्स को, तो वो हो जाता है आपका इंटरनल स्टाइल। और एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल, जो आप लोग दूसरी फाइल के अंदर स्टाइलिंग करते हो और यहाँ पे आप लोग उसे बस इंपोर्ट करा देते हो। दैट इज आप यहाँ पे एक लिंक टैग यूज कर लेते हो और उसके बाद उसका रिलेशन और उसका रेफरेंस दे देते हो। दैट रिलेशन है स्टाइल शीट का, और href है स्टाइल डॉट css का। ठीक है, अब इससे फायदा ये होता है कि आपका एक ही पेज में सारा कोड नहीं जाता है। आप अलग अलग सेपरेट करके रख लेते हो, और हम लोगों ने ये तीनों चीजें यूज करके अब देख चुकी हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसी स्टाइल की तरह अगर आप लोगों को कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो उसे भी लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो, दैट इज डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड मेंशन कर दो। तो एक तरीका तो ये है। अब ये स्क्रिप्ट टैग आपका हेड के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, H1 के ऊपर भी हो सकता है, H1 के नीचे भी हो सकता है, जस्ट लाइक स्टाइल टैग, राइट। अनदर वे टू डू द सेम थिंग इज कि आप लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, आप लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट नाम मेंशन करके एक अलग से फाइल बना सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को अलग अलग दिख जाएगा कि दिस इज स्पेसिफिकली HTML का कोड, दिस इज स्पेसिफिकली जावा स्क्रिप्ट का कोड। तो वो कैसे करते हैं हम लोग। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये हमारी जेएस की फाइल है। और हमें अब बस इसे इंडेक्स डॉट HTML के अंदर अटैच करना है। फिर से कि स्क्रिप्ट हमें यूज करनी है, लेकिन इस बार हम लोग स्क्रिप्ट यहीं पर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक फाइल से लेकर आ रहे हैं जिसका पाथ ये है। तो आप लोग सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करते हो दैट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू पिक अप द स्क्रिप्ट। क्लियर है ये पॉइंट। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि लेट अस नाउ सी कि हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, है ना। जो उसका बेसिक सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, तो वो चीजें एक बार देख लेते हैं। तो सपोज दिस इज आवर स्टार रेस्टोरेंट, एंड ये यहाँ पर हमारा विजिबल है। और हम अपना कंसोल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और कंसोल के अंदर वी आर सेइंग कि
what are we saying? तो हम बोल रहे हैं कि इस कंसोल के अंदर हमें सपोज प्रिंट कराना है कुछ। क्या प्रिंट करा रहे हैं? सो हमें इस कंसोल के अंदर प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग। क्या लॉग कराना है? तो मुझे लॉग कराना है हेलो वर्ल्ड। लॉग का मतलब होता है सिंपली यू आर मेंटेनिंग सम, कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई। हम्म। लॉग का मतलब होता है सिंपली यू आर मेंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ लॉग्स, है ना, मतलब कुछ कुछ टेबल्स या कुछ कह सकते हो इंफॉर्मेशन आप लोग मेंटेन कर रहे हो। तो उस प्रिंटिंग के काम को आप लॉग कहते हो। यहाँ पे ये कंसोल के अंदर लॉग इन कर दो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन आप लॉग करा रहे हो? हेलो वर्ल्ड। ऑल राइट। अब यहाँ पर तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर कंसोल पर आके ही लिखा है और कंसोल पे ही लॉग करा दिया है। लेकिन अगर आप चाहो तो जो आपने अभी अभी फाइल अटैच की थी वहां से भी इस कंसोल को एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे करोगे? आप बोलोगे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाओगे और वहां पे आप लोग सिंपली लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और इधर इस पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल से भी आप लोग इनडायरेक्टली किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो? इसी सेम कंसोल को। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कंसोल डॉट लॉग एंड देन हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमने इसे सेव किया एंड नाउ हेलो वर्ल्ड इज अपीयरिंग हियर एज वेल। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। लेट अस से दिस इज नॉट स्टार रेस्टोरेंट, दिस इज आवर जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ऑलराइट। सो ये कंसोल भी आपका एक ऑब्जेक्ट है ना? सो जस्ट लाइक दिस कंसोल ऑब्जेक्ट, तो ये कंसोल एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी की तरह बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सो दिस कंसोल इज एन ऑब्जेक्ट एंड or you know that with every object there are certain properties and certain functions are associated, है ना? So with all objects we have associated functionalities, है ना? और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे वो जावा के अंदर हो चाहे वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हो। तो कंसोल के साथ एक एसोसिएटेड फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज लॉग। ठीक है, इस फंक्शन का काम सिंपली ये है कि इस कंसोल ऑब्जेक्ट को पकड़ता है और इसके अंदर जो भी आप एंट्री कराना चाहते हो, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो उसको प्रिंट करा के आ जाता है। तो अगर आप कल को बोलते हो कंसोल डॉट लॉग दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ये इस चीज को भी लॉग करके आ जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसका हम यूज कहाँ करते हैं कंसोल डॉट लॉग का? अगर आपको कुछ कंसोल पे प्रिंट कराना होता है या फिर अपना कोड रीफैक्टर करना होता है कि कहाँ तक सही चल रहा है, कहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको अपना कुछ कोड ट्राई एंड टेस्ट करना होता है, तो उन सब चीजों के लिए आप लोग कंसोल का यूज कर सकते हो। राइट। अदर देन दिस तो ये आई थिंक क्लियर है दैट कंसोल इज एन ऑब्जेक्ट एंड देन लॉग इज अ फंक्शन और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसी की तरह हमारे पास और भी कई सारे फंक्शंस हैं लॉग की तरह। जैसे कि एक फंक्शन है आपका प्रॉम्प्ट, है ना? प्रॉम्प्ट क्या करता है? इट्स सिंपली जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स टाइप का आपके सामने लाके रख देता है। तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट को चलाते हो तो समथिंग लाइक दिस विल अपीयर। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो और वो चीज हमें बैक मिल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, यू वांट टू आस्क द क्लाइंट समथिंग, तो आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ मैसेज लिख के अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। आप पूछ सकते हो दैट व्हाट इज योर एज, है ना? व्हाट इज योर एज मतलब आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो अब जैसे ही ये चलेगा, तो इसको हमने किया रिफ्रेश, तो अब जैसे ही चलेगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज योर एज। तो अकॉर्डिंगली द क्लाइंट कैन आंसर 12 है, 13 है, वॉट एवर द एज इज, वो हमें इन रिस्पॉन्स अपनी फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो अब अगर फाइल के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप लोग उसे कैच करके स्टोर करके रखना चाहोगे, तो वो आप लोग कहाँ कर सकते हो? किसी वेरिएबल के अंदर ऑब्वियसली। जैसे जावा के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप वेरिएबल्स यूज करते हो टू स्टोर द डेटा। सो हियर आल्सो यू विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डेटा, some sort of variable in order to store your data. So obviously you'll go with that again.
तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि हमारा जो एज नाम का वेरिएबल, इट इज गोइंग टू स्टोर द एज ऑफ द यूजर। ठीक है, यूजर की एज ये स्टोर करने वाला है, और उसके बाद ये एक मैसेज प्रिंट करा देता है। सो नाउ फिर से हम बोल रहे हैं कि कंसोल पे फिर से लॉग करा दो वॉट एवर द एज वॉज। तो हमने बोल दिया एज ऑफ द यूजर, एज ऑफ द यूजर इज, और यहाँ पे आप लोग प्लस लगा के जो भी एज है उसको मेंशन कर दोगे, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और इस स्ट्रिंग को हम लोग कंसोल पे प्रिंट करा देंगे। तो अब फिर से इसे रन करते हैं। तो व्हाट इज योर एज, तो हमने बोल दिया 23। ठीक है, एंड ओके, और यहाँ पे हमारा पूरा मैसेज प्रिंट हो गया दैट एज ऑफ द यूजर इज 23। सो इज इट क्लियर? एज ऑफ द यूजर इज 23। अब एक चीज समझना, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिस इज ओनली अ सिंगल पेज। ठीक है, सिंगल वेब पेज है, उसने आके बात कर ली आपके सर्वर से। सर्वर कैसे है ये? क्योंकि आपने सर्वर होस्ट कर रखा है, लाइव सर्वर। तो सर्वर ने आपकी ये वेबसाइट होस्ट कर रखी है, जो कि बहुत ही सिंपल वेबसाइट है अभी फिलहाल, पर यही आर्किटेक्चर है जो आगे भी चल के फॉलो होने वाला है। तो इसको हम पहले समझते हैं कि हमारा एक सर्वर है जो पोर्ट नंबर 5500 पर चल रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? जिसका नाम है लाइव सर्वर, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने एज सच सर्वर के ऊपर ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन हम एक्चुअली में एक सर्वर बना के बैठे हुए हैं। तो सर्वर इज नथिंग बट अ एक सिंपल सा प्रोसेस है जो 5500 पोर्ट नंबर पे चल रहा है, और उसका काम क्या है कि जब भी क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट का मतलब होता है आपका ब्राउजर, जो कि किसी भी कंप्यूटर पे हो सकता है, बट बिकॉज अभी हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर सर्वर के, दे हैव टू बी फ्रॉम द सेम कंप्यूटर, दैट इज दे हैव टू बी फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस, राइट, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर नेटवर्क एज सच राइट नाउ। अगर हम किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे जहां पर कोई किसी भी टाइप का ब्लॉक वगैरह नहीं होगा, तो अदर कंप्यूटर्स इन द सेम नेटवर्क कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अस, बट अभी देर आर फायर वॉल्स एसोसिएटेड, है ना। अभी हम आई बेसिकली अभी हम दूसरे एक बहुत बड़े इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे हर सर्विस का चार्ज लगता है। तो इसीलिए हम अभी फिलहाल दूसरे कंप्यूटर्स को तो नहीं सेंड कर पाएंगे, लेकिन अगर विद इन द लैन अगर कोई कंप्यूटर कनेक्टेड होगा, तो वो हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर से जरूर बात कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट पे अपनी सर्विसेज को होस्ट करना है, देन यू नीड टू हैव अ वेरी यू नो you need to have a domain name, you need to have an IP address associated to it, राइट। तो उसके लिए पूरा खर्चा वर्चा लगेगा, वो भी हम देखेंगे, ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे पास एक लोकल नेटवर्क है, तो उसमें हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो इस टाइम इस सर्वर से बात कर पाएंगे। इज इट क्लियर? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, लैन सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो लैन के अंदर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सपोज हम लोग एक ही जगह पे बैठे होते हैं, और हम तीनों ने हम चारों ने, या जितने भी बच्चे हो इस टाइम, तो सबने हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स को लैन के अंदर कनेक्ट कर रखा होता। ठीक है, तो अब उसमें ज्यादा कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह नहीं होते, फायरवॉल्स वगैरह नहीं होते, एज सच हमें सर्विसेज के लिए पे नहीं करना पड़ता, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो उसमें हमारे जो कनेक्शंस है वो इजीली बन जाते हैं, और उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस है हमारे पास, उसके बेसिस पर आपका जो लोकल सिस्टम है वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट करके इसकी सर्विसेज को यूज कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी हमारे पास ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू ओपन दिस नेक्स्ट टैब। ठीक है, और इस टैब में जाके और उस वेब पेज को भी सेम सर्वर से जाके बात करने के लिए बोल दिया। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, अभी फिलहाल एक ही सर्वर खुला है, लाइव सर्वर, उस पे एक ही वेबसाइट होस्ट हो रही है, दैट इज आर, ये जो हमने अभी अभी एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब इस वेबसाइट जो भी वेब पेजेस होस्ट करती है, उसको हम लोग किसको दे सकते हैं? अपने जो हमारा क्लाइंट है उसको दे सकते हैं। तो क्लाइंट ने मांगी कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को दे दो, है ना, जो 5500 पोर्ट नंबर पे पड़ा हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हमारे सर्वर ने बोला, लाइव सर्वर जो है उसने बोला है कि ठीक है, लेट मी सी। उसने देखा कि हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का कुछ है तो सही हमारे पास वेब पेज। तो उसने रिस्पॉन्स में ब्राउजर को ये वेब पेज दे दिया, और ब्राउजर का काम सिंपली क्या है कि उस वेब पेज को लोड कर देना। अब उस वेब पेज के अंदर उसने देखा कि आप लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मतलब एच टी एम एल फाइल जब वो रीड करेगा, एक एक करके पार्स करेगा लाइन बाय लाइन,
तो उसको लाइन नंबर 7 पे दिखता है कि भाई मुझे ना एक स्टाइल डॉट सी एस एस को भी लेकर आना है। तो यहाँ से फिर से एक कॉल लगती है सर्वर के पास कि कोई स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की रिसोर्स है, वो भी दे दो मुझे। तो सर्वर बोलता है हाँ है तो सही, ठीक है, सेम फोल्डर के अंदर। तो इसने क्योंकि बोल रखा है कि आपको सेम फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस ढूंढना है, तो बोलता है कि ठीक है लेट मी सी। तो स्टाइल डॉट सी एस एस उससे मिलता है, वो भी ये दे देता है इसको। उसके बाद फिर से HTML पार्स होना शुरू होती है। तो नेक्स्ट लाइन में उसे दिख जाता है कि स्क्रिप्ट फाइल है कोई स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की, उसको भी दे दो मुझे। तो ब्राउजर ने फिर से रिक्वेस्ट लगाई, इस बार किसके लिए रिक्वेस्ट लगाई कि सेम फोल्डर के अंदर जहां से HTML फाइल आई थी, उसी सेम फोल्डर के अंदर एक स्क्रिप्ट नाम की फाइल है, वो भी दे दो। तो इस लाइन पे लाइन नंबर 11 को पार्स करने के बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी आ जाएगी फ्रंट एंड के पास। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, और जिस लाइन पे स्क्रिप्ट आई है उसी लाइन पे स्क्रिप्ट चलेगी। तो लाइन नंबर 11 पे आपकी स्क्रिप्ट डॉट जेएस चलने लगी। ठीक है, जब ये चलने लगी तो इसने एक प्रॉम्प्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जब तक ये वाली लाइन का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल जाएगा, दैट इज प्रॉम्प्ट फंक्शन पूरा नहीं चल जाएगा और उसका रिस्पॉन्स एज में स्टोर नहीं हो जाएगा, एंड देन लाइन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जाके आपकी जो नेक्स्ट लाइन है HTML की वो चलेगी। दैट इज H1 नाम का एक टैग है, उसको यहाँ पर हमें प्रिंट कराना होगा। तो इसीलिए अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई हेडिंग एज सच प्रिंट नहीं हुई है, बिकॉज वी आर वेटिंग ऑन दिस स्क्रिप्ट डॉट जेएस कि ये कंप्लीटली चले तो मैं नीचे जाऊं। समझ में आई बात? तो इसीलिए आप लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस को कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे, बेस्ड ऑन योर यूज केस। सिंपली दैट लाइन बाय लाइन सारी जो आपकी लाइंस हैं वो पार्स होंगी, और जैसे ही आपको स्क्रिप्ट डॉट जेएस मिलेगी तो वो लोड होगी और उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो चलने लगेगा। एंड दैट इज द रीजन कि अभी स्क्रिप्ट वाला कोड चल रहा है और यहाँ पे हेडिंग जो है वो नहीं आई है, बिकॉज इट इज वेटिंग कि जब ये पूरा हो जाए तो मैं अपनी हेडिंग को लोड करूँ। तो लेट अस गिव इट सम इनपुट। तो हमने इसको इनपुट दे दिया दैट व्हाट इज योर एज, तो हमने एज बता दी दैट द एज इज सपोज 45, ठीक है, या फिर 9 एज बता दी, और उसके बाद जाके ये आपका जो वेब पेज है ये लोड हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट? अब हम लोगों ने इसे कर दिया क्लोज, एंड लेट अस कम बैक टू द वेब पेज इटसेल्फ। अब इस पर्टिकुलर आपकी जो ये HTML फाइल है, इसको हम लोग कोड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, सो आर वी रेडी फॉर दैट? तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो लेसन 1 जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हमने थोड़े से बेसिक्स समझे हैं कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है। तो एक आपका डायलॉग बॉक्स टाइप आ जाता है जिससे आप अपने यूजर से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, कंसोल का मतलब क्या होता है, तो कंसोल इज दिस पर्टिकुलर कंसोल है ना, इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम एक्सेस कर पा रहे हैं ऑन आर फाइल। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट इज नॉट वेरी मच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है इन बेसिक नेचर, काफी ज्यादा फंक्शनल है। बट वो कहीं ना कहीं अपने जो बाकी जावा के डेवलपर्स हैं या C++ के डेवलपर्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डेवलपर्स हैं, उनको सूट करने के लिए थोड़े से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स उसने शुगर कोट कर रखे हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कंसोल, सपोज उस एग्जांपल को देखते हैं, जो कंसोल है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो यही कहती है कि मैं ना बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोग्राम में एज अ ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। कि रियल वर्ल्ड में कार है तो मैं उसे प्रोग्राम में भी एज अ ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करने लग जाता हूँ। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे कंसोल भी एज एन ऑब्जेक्ट क्यों यूज हो रहा है, कि वो बोल रहा है रियल वर्ल्ड में भी इट लुक्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, एज इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसीलिए मैं उसे प्रोग्राम के अंदर भी एज एन ऑब्जेक्ट ही यूज करता हूँ। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए। तो वो सारी के सारी जो चीजें हैं, आई एम गोइंग टू मेंशन इनसाइड दिस particular console object itself. So this is how it defines the console object. Clear है ये point? देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। Let us see console object कैसा दिखता है। तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास ना काफी सारे फंक्शंस है, ठीक है। और इसके पास उसके बाद
ये फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारे फंक्शंस है, इनको हम लोगों को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन इस तरीके से ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और राइट, और इसी में से प्रिंट फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपनी कुछ नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज अबाउट योर वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होती है कहीं पर भी, वो है वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो सपोज आइडेंटिफायर्स तो सेम चीज है कि अगर आप लोगों को किसी का भी नाम रखना है, चाहे वो आपके फंक्शंस हों, चाहे वो आपके वेरिएबल्स हों, चाहे वो आपके क्लासेस हों, तो ये किसी का भी अगर आपको नाम रखना है तो उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर नेमिंग सम वेरिएबल एज ए या फिर बी या फिर रोल नंबर या फिर स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये जो आप नाम रख रहे हो किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम रख रहे हो जैसे कंसोल है, या किसी फंक्शन का नाम रख रहे हो जैसे लॉग है ना, प्रॉम्प्ट है। सो ऑल दीज नेम्स दैट यू आर एसोसिएटिंग विद अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी और द डेटा इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर। इज इट क्लियर? यस आप लोगों मैम। के जो नाम है वो आपके आइडेंटिफायर्स हैं, राइट। लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ आपके नहीं होते हैं, है ना। आप अपने जो पेट्स हो उनको भी कुछ ना कुछ नाम देते हो, राइट। सो नाम ऑफ एनीथिंग इज इट्स आइडेंटिफायर, है ना। इसी तरीके से अब वेरिएबल्स क्या होते हैं फिर? तो वेरिएबल्स आर दोज स्टोरेज स्पेसेस whose data can be changed, है ना। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टोरेज प्लेसेस जिनके अंदर का डेटा आप वेरी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो अब वेरिएबल्स का भी नाम तो आप लोग दोगे ही, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी सॉरी आपकी फाइल के अंदर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको रीयूज करना चाहोगे। तो रीयूज करने के लिए उसका नाम तो पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। So for that reason, we need to give some identifiers to our variables, right? तो इसीलिए हम लोग नाम रख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू रीना। तो इस तरीके से एक डेटा है हमारे पास, डेटा इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट दैट इज रीना। और रीना को हमने किसके अंदर स्टोर करा दिया है? एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमने रखा हुआ है फर्स्ट नेम। सो एक हमारे पास स्टोरेज स्पेस है जिसका नाम है फर्स्ट नेम, और उस स्टोरेज स्पेस के अंदर हमने जो डेटा स्टोर कराया है इट इज रीना, राइट। इसी तरीके से सपोज दिस इज फर्स्ट नेम वन, मतलब ये स्टूडेंट वन का नाम है। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उसका नाम हमने फर्स्ट नेम टू के अंदर स्टोर करा लिया है, उसका नाम है सपोज नीता, राइट। तो नीता इज हर नेम। आफ्टरवर्ड सपोज एक और स्टूडेंट आया, फर्स्ट नेम थ्री, और फर्स्ट नेम थ्री के अंदर हम लोगों ने सपोज टीना स्टोर करा लिया। अब तुम लोग सोचोगे कि लड़कों का नाम क्यों नहीं है? ऐसे ही नहीं है बस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये तीन नाम थे, हम लोगों ने तीनों नाम एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। नाउ द पॉइंट इज कि हम वेरिएबल्स का नाम क्यों रख रहे हैं, स्टोरेज स्पेसेस का नाम क्यों रख रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू डिस्टिंग्विश कि कौन से स्टोरेज स्पेस के अंदर क्या वैल्यू है। वो हम कैसे कर पाएंगे? किसी ना किसी आइडेंटिफायर की हेल्प से। नाउ आप सिंपली बोल सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग है, जो भी इसके ऊपर आप ऑपरेशन कराना चाहते हो, यू विल सिंपली से कि भाई फर्स्ट नेम प्रिंट कराओ, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट होगा, राइट। अगर आप आगे चलकर बोलते हो कंसोल डॉट लॉग सेकेंड नेम प्रिंट कराओ, दैट इज फर्स्ट नेम टू प्रिंट कराओ, तो फर्स्ट नेम टू ही सिर्फ प्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर डिस्टिंग्विशिंग विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिफायर्स कि आप कौन से पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस को टारगेट कर रहे हो। इज इट क्लियर? है ना। द अनदर थिंग दैट कैन कम हियर इज कि हम नाम रख ही क्यों रहे हैं? हमको अगर प्रिंट ही कराना था तो हम लोग डायरेक्टली इसी को बोल देते लॉक करा दो नीता, ठीक है। हम ऐसा भी कुछ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, बट द रीजन इज हमें स्टोरेज स्पेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि नीता कल को आके बोल दे कि मेरा तो नाम चेंज हो गया है, मेरा नाम तो अब सपोज शालिनी बन गया है। तो आप लोग उसको स्टोर तो करा के रखोगे कहीं ना कहीं पर कि रिकॉर्ड को, कि हमारे स्टूडेंट्स हैं कितने। और अगर इन फ्यूचर इफ यू हैव टू चेंज समथिंग देन दिस इज द वे, है ना, कि इस पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस में जाओ, पर्टिकुलर लाइन से पहले तो इसका नाम जो था
फर्स्ट नेम 2 का जो नाम था, दैट इज सेकंड स्टूडेंट का नाम जो था वो नीता था, लेकिन आफ्टर लाइन नंबर 10, ठीक है, इस स्टेटमेंट के चलने के बाद इसका नाम अब दिव्या हो चुका है, राइट। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे यहाँ पर, दैट इज कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम 2, अगर यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आपको दिव्या दिखेगा, बट फर्स्ट नेम 2 को अगर आप लोग इस लाइन से पहले कहीं भी प्रिंट कराओगे तो आपको दिव्या दिखाई नहीं देगा, क्या हो गया ये, नीता दिखाई देगा, राइट। तो इस लाइन से पहले नीता दिखाई दे रहा है और उस लाइन के बाद, लाइन नंबर 10 के बाद दिव्या दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पर नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग ये तो समझ गए हैं कि वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर्स, राइट। बट बिफोर दैट एक कीवर्ड हम समझ लेते हैं यहाँ पर, और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे इनकी, डीपली इनको थोड़ा टाइम बाद समझेंगे जब हम लोग और थोड़े बेटर हो जाएंगे इस चीज में। तो सबसे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट अभी और समझ लेते हैं ऑपरेटर्स से पहले। फर्स्ट वन इज कि आप लोग अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए दो कीवर्ड्स यूज, तीन कीवर्ड्स एक्चुअली में यूज कर सकते हो, दैट आर लेट, वैर एंड कॉन्स्ट, ठीक है। लेट जो होता है, इसकी जो स्कोपिंग होती है वो फंक्शनल स्कोपिंग होती है, सॉरी, लेट की जो स्कोपिंग होती है वो ब्लॉक लेवल स्कोपिंग होती है। वैर की स्कोप जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, और कॉन्स्ट का स्कोप भी आपका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। सो लेट, वैर एंड कॉन्स्ट, तो आप लोगों ने अगर पाइथन लैंग्वेज की है तो आपने उसमें इंडेंटेशन वगैरह देखा होगा। अगर आप लोगों ने जावा की हुई है तो उसमें आपने कर्ली ब्रेसेस देखे होंगे। तो आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो कि ब्रेसेस के अंदर, मतलब चाहे वो फॉर लूप से ब्रेस एसोसिएटेड हो, है ना, या फिर आप लोगों का इफ एल्स से एसोसिएटेड हो जो आपका ब्रेस है, तो ब्रेसेस के अंदर जितनी भी चीजें लिखते हो आप लोग, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई चीजें लिखते हो आप लोग, तो इन ब्रैकेट से डिफाइन होता है आपका ब्लॉक। क्या डिफाइन होता है? ब्रैकेट्स ब्लॉक। की हेल्प से क्या डिफाइन होता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है वो फॉर लूप हो सकता है, इफ एल्स के लिए यूज हो सकता है, अदरवाइज सिंपल विदाउट एनी नेम आल्सो ब्लॉक कैन बी देयर। ब्लॉक का मतलब होता है ये दो ब्रैकेट, और दूसरा स्कोप होता है आपका फंक्शन का स्कोप। तो फंक्शन के अंदर भी ब्रैकेट तो होते हैं, बट वो एक्चुअली में आप उसके सामने लिख देते हो फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इस सेम ऐसा नहीं दिखता है। मैं बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ कि दो टाइप के स्कोप्स मेनली होते हैं। एक होता है आपका ब्लॉक लेवल स्कोप, जो फॉर या इफ एल्स के सामने ब्रैकेट्स आप लोग लगाते हो, या फिर नॉर्मली ऐसे ही अगर आप लोग ब्रैकेट्स लगा दोगे तो उसको आप लोग ब्लॉक लेवल स्कोप कहोगे। तो अब मैं आप लोगों को बस इतना बता रही हूँ दैट लेट जो है उसका स्कोपिंग जो है वो ब्लॉक लेवल का होता है, वेरएस वैर का स्कोप होता है फंक्शनल स्कोप। तो अगर मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, सो फंक्शन प्रिंट, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ आगे का टॉपिक, बट आपको मैं जस्ट थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो फंक्शन हमें सबको बनाने तो आते ही हैं, जावा में या पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में, इजंट इट? यस मैम। यस मैम। जावा स्क्रिप्ट में बस हमें उसका सिंटेक्स नहीं पता है, बाकी काम तो उसका वही है कि आपने फंक्शन बनाया और उसके बाद उसे कॉल किया। सो द टास्क इज वेरी सिंपल। वही सेम टास्क है जो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में करते हैं फंक्शंस को यूज करने के लिए। नाउ द यूज केस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट ऑफ लेट एंड वेर। तो लेट बोलता है कि सपोज इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक बना लिया। अभी अभी हमने क्या बोला था, ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि दो ब्रेसेस से आप उनका स्कोप डिफाइन करते हो, तो वेरिएबल कहाँ तक विजिबल होगा। तो मैंने अगर एक वेरिएबल बनाया लेट ए, ठीक है, लेट की हेल्प से अगर आप किसी वेरिएबल की नेमिंग कर रहे हो और उसके अंदर आपने 20 स्टोर करा लिया, और उसके बाद आपने बोला कंसोल डॉट लॉग एंड ए, तो आपको ये ऑब्वियसली यहाँ पे विजिबल होगा कि ए की वैल्यू क्या है, 20 है। लेकिन जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर जाओगे तो आप इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को यहाँ से और इस ब्लॉक के बाहर मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर जाओगे, बोलोगे ए को प्रिंट करा दो, तो ये बोलेगा ए इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स दैट इट दिस ए इज नॉट विजिबल आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक। इज इट क्लियर? And now, when is it not visible? If it is declared with the help of let keyword. अगर आपने let की जगह से where के साथ डिफाइन किया होता, तो हमने अभी अभी एक लाइन बोली थी कि where का स्कोप फंक्शनल स्कोप होता है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में ये डिफाइन, ये दिखेगी चीज, राइट। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, तो
now this 20 is visible just because we have declared it. You have the difference between let and var, है ना? क्या डिफरेंस है? ब्लॉक से आप लोग समझ पा रहे हो दैट अगर एक var कीवर्ड आप बना रहे हो तो उसका स्कोप कितना है? ब्लॉक को वो एकदम से क्या कर देता है, एकदम से इग्नोर कर देता है, बोलता है मुझे नहीं दिख रहा ये ब्लॉक ब्लॉक, मेरे को बस इतना पता है कि मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कहीं पे भी विजिबल होऊंगा आफ्टर दिस लाइन नंबर 6, इवन बिफोर लाइन नंबर 6 ऑल्सो, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स होगी। क्लियर है ये पॉइंट? का भी जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए कीवर्ड इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, तो हमें यूज करना चाहिए लेट कीवर्ड, ठीक है। एंड द रीजन इज कि अगर सपोज हम लोग लेट को यूज करते हैं तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है कि कहाँ से शुरू हो रही है स्कोपिंग और कहाँ पे खत्म हो रही है। वेयर var के पास एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज होइस्टिंग, जिसकी वजह से वो जिस भी फंक्शन में डिक्लेयर होता है उस पूरे फंक्शन में विजिबल होता है, चाहे वो डिक्लेयर कहीं भी हुआ हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने var a इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पे लिखा है और आप इसे इसके पहले कंसोल डॉट लॉग कराने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप बोलोगे ए को प्रिंट करा दो, तो ये बोलेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि इस टाइम इस लाइन पे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि ए नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब है इसको ए इस लाइन से पहले भी दिख रहा है, वेयर इज दिस केस इज नॉट ट्रू विद लेट। अगर आपने ये सेम काम लेट के साथ किया होता तो वो बोलता कि मुझे तो पता ही नहीं है लाइन नंबर 3 पे ए नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि लेट बोलता है कि जिस लाइन पे मेरा आगमन हुआ है मैं तो उसी लाइन से दिखना शुरू होऊंगा। तो दैट इज द रीजन कि आप लोग लेट से अगर काम करोगे तो आप थोड़ा इजी हो जाएगी आपका कोडिंग जर्नी, है ना, थोड़ा क्लीन रहेगा पिक्चर आपको, सो दैट्स व्हाई लेट को यूज किया करो। क्लियर है ये पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज लेट को यूज करेंगे अब से हम लोग फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, है ना। देन सेमीकोलन आप लगाओ ना लगाओ यहाँ पे चलता है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको बहुत आदत है सेमीकोलन लगाने की तो लगा लिया करो, अगर नहीं है आदत तो छोड़ भी सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी क्या चीज कवर करनी थी हमें ऑपरेटर से पहले? डेटा टाइप्स। सो लेट अस कवर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू यू वांट टू स्टोर इनसाइड दिस वेरिएबल। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल है ए, और ये है आपका कीवर्ड लेट, जिसके हेल्प से आप लोगों ने स्कोपिंग फिक्स कर दी है कि भाई ये ब्लॉक लेवल स्कोप्ड है, ठीक है। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि इसके अंदर 20 स्टोर करा दो, तो 20 एक न्यूमेरिक डेटा है। नाउ विल आस्क कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो आप लोगों ने बोला दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इनसाइड ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये बोलेगा नंबर टाइप का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करा लेते हो एंड यू आस्क कि भाई इसका क्या टाइप है देन, तो भी वो बोलता है नंबर ही है इसका टाइप। तो ये कोई भी भेदभाव नहीं करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए या फिर इंटीजर वैल्यू के लिए, ये बोलता है सब कुछ मेरे लिए नंबर है। एक यस। डेटा टाइप क्या हो गया आपका? एक डेटा टाइप हो गया नंबर, है ना, न्यूमेरिक डेटा टाइप। दूसरा डेटा टाइप होता है आपका बुलियन टाइप, है ना। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया बी और उसके अंदर स्टोर करा दिया फॉल्स। एंड अब आप पूछोगे कि कंसोल डॉट लॉग व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल बी, तो हम पूछेंगे टाइप ऑफ बी एंड द आंसर विल कम आउट एज बुलियन, कि इस बार जो आपने डेटा स्टोर कराया है अपने वेरिएबल के अंदर इट इज ऑफ टाइप बुलियन। ऑल राइट, ठीक है। बुलियन में आपको पता है that दो वैल्यूज ही पॉसिबल होती हैं, दैट इज ट्रू या फिर false, absolutely. The another type of value that you can store in any variable is suppose you want to store any string, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक string store करा दी that this is our first string, this is our first string, और हमने बोला that प्लीज हमें बताओ कि इसका टाइप क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग, तो स्ट्रिंग को आप कैसे डिफाइन करते हो? यूजिंग डबल कोट्स या फिर यूजिंग सिंगल कोट्स ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द स्ट्रिंग। तो हमने बोला बताओ टाइप क्या है सी का, बोल रहा है स्ट्रिंग। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डबल कोट हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक दिस ऑल्सो यू कैन
यू कैन स्टोर द स्ट्रिंग, है ना। एंड इसी तरीके से एक और तरीका होता है, बट दैट विल सी लेटर। सो दिस इज आवर थर्ड डेटा टाइप व्हिच इज string data type. Clear है ये भी? Now the next thing that you are going to store in these variables. तो सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है। और मैं पूछती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग व्हाट इज द करंट वैल्यू इनसाइड ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलता है मुझे अनडिफाइंड, ठीक है। क्या प्रिंट कराता है? अनडिफाइंड। द रीजन इज कि अभी ये बोल रहे हैं कि देखो यार मुझे नहीं पता कि तुम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो, ठीक है। तुम नंबर स्टोर कराओगे, स्ट्रिंग स्टोर कराओगे, बूलियन वैल्यू स्टोर कराओगे, आई डोंट नो रियली। So that's why the type of the data which initially I'll keep here is undefined, कि अभी मुझे नहीं पता, तुमने define नहीं किया है that what kind of data they're going to be inside this variable, right? लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, so one type of data is undefined, ठीक है। अब इस a का अगर आप टाइप बोलोगे तो वो भी क्या आएगा? सेम undefined आएगा। so this is also one of the type which is undefined, ठीक है। अब एक चीज क्या होती है कि ठीक है यहाँ तक तो अनडिफाइंड था, लेकिन उसके बाद मैंने इसके अंदर 40 डाल दिया। तो अब मैं बोलूंगी कि कंसोल डॉट लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप बोलोगे 40। और अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, तो आप बोलोगे भाई ये तो नंबर है। एकदम सही बात है। इसके बाद एक और चीज आ जाती है, अनडिफाइंड हो गया, नंबर हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला जो कंटेनर है इसको खाली करना है, ठीक है, या फिर इसको चेंज करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि एक आपको जो टाइप है वो नंबर टाइप का ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो आप नेक्स्ट लाइन पे जाके इसे स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हो। तो पहले ए के अंदर 40 स्टोर था, अब ए के अंदर सपोज 3 स्टोर है, तो ऑब्वियसली अब आपका इसका टाइप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगेन विल से कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज ए होल्डिंग, so it will say that now it is holding a string data. तो बड़ा ही dynamically you can put any kind of data inside A. Then afterwards you are saying that see now I want to clear this particular data, right? मतलब मेरे को इस वेरिएबल को क्लियर करना है। तो क्लियर करने का मतलब है कि उसके अंदर क्या डाल दो? क्या डाल देंगे अगर क्लियर करना है तो? नल। नल। नल का मतलब जैसा नाम बता रहा है कि देयर इज नथिंग इनसाइड दिस वेरिएबल, राइट। सो इनिशियली जब अनडिफाइंड एंड नल कैसे डिफरेंट है? नल सिंबलाइज कर रहा है कि मैंने इसे खुद इसके अंदर सारे जो चीजें थी उनको निकाल दिया है, इस वेरिएबल को क्लियर कर दिया है। वेयर इज अनडिफाइंड बोल रहा था दैट मेरे को पता नहीं है कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो नल आप किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन में डाल सकते हो। इट सिंपली सेज दैट देयर इज नथिंग इनसाइड दिस वेरिएबल, whereas A says कि इसके अंदर है एक वैल्यू, स्पेशल वैल्यू जिसका नाम है अनडिफाइंड, जिसका मतलब होता है कि द वेरिएबल इज स्टिल नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अभी तक इसको एक भी बार इनिशियलाइज तक नहीं किया गया है, और ये एक डमी वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया है। तो दैट इज अनडिफाइंड। क्लियर है ये पॉइंट? यस। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ ए नाउ, तो इट विल से ऑब्जेक्ट। तो इट ऑल्सो मीन्स कि अगर आप लोग नल यूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा रेफरेंस में यूज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आज है हमारे पास, फिर कल को किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, फिर परसों किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। लेकिन किसी दिन सपोज कि मतलब कैसे ऑब्जेक्ट का कैसे रेफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। कि सपोज तुम लोग एक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो तुमने एक वेरिएबल बनाया और स्टूडेंट को सपोज ऑब्जेक्ट वन आ गया, कोई होगा ऊपर प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन आ गया, तो हमने उसको डाल दिया, ठीक है। हमने किसको डाल दिया? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से रेफर करा दिया, ठीक है। ट्यूसडे को कोई और ऑब्जेक्ट आया तो हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करा दिया, है ना। उसके बाद वेंसडे को कोई और आया, थर्सडे को कोई और आया, फ्राइडे को कोई आया ही नहीं, तो यहाँ पे हमने नल स्टोर करा दिया। नल का मतलब है दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपकी वैल्यू नल, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज होती है इनफैक्ट। क्लियर है ये पॉइंट? कहाँ पे थे हम लोगों ने? अभी समझा था डेटा टाइप्स के बारे में। तो दो और डेटा टाइप है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हमने देखा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है, एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है नंबर, और एक होता है बूलियन, राइट। एक और होता है जिसे हम कहते हैं सिंबल। ये सिंबल का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बहुत ज्यादा करते हैं, बट अभी हम बस डिक्लेयर करके देख लेते हैं। सो इस तरीके से आप लोग यूज करते हो, नेम इज इक्वल्स टू, मतलब एक सिंबल डिफाइन करके रख देते हो, ठीक है। और उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करा देते हो कि नेम इसकी वैल्यू है, ठीक है। नाउ इफ इस तरीके से डिफाइन होता है सिंबल,
और अगर आप इसका टाइप चेक करो तो वो बोले सिंबल पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो जो उसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर जो आपका डेटा यूज होता है वो है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज बिग इंट। ठीक है, सो इट इज बिग इंट। बिग इंट क्या कहता है कि सपोज आपने एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया नम, और उसके अंदर आपने बहुत बड़ा नंबर स्टोर करा लिया, ये इतना बड़ा नंबर, और उसके बाद आपने बोला कंसोल डॉट लॉग इस नंबर को प्रिंट कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर एक्चुअल में था उससे कम प्रिसीजन के साथ उसने क्या किया, डबल की फॉर्म, सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के फॉर्म में स्टोर करा दी, पर पूरी प्रिसीजन नहीं मेंटेन्ड है, क्योंकि अगर पूरी पर इसने इंटू 10⁻32 करके अपने नंबर को स्टोर करा लिया। तो इसका मतलब प्रिसीजन पूरी मेंटेन नहीं है। अगर आपको प्रिसीजन मेंटेन करानी होती है इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ, तो आप लोग नॉर्मल नंबर नहीं यूज करते हो, फिर आप लोग यूज करते हो बिग इंट। ठीक है, बिग इंट डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, यू विल से लेट नम इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट नम इज इक्वल्स टू, फिर आप लोग लगाओगे अपना नंबर लिखोगे, तो आपका जो भी बड़ा सा नंबर है वो लिखो, और लास्ट में आप लोग लगा दो n, और कंसोल डॉट लॉग नम, फुल प्रिसीजन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास बहुत बड़े नंबर होते हैं एंड द प्रिसीजन देयर इज इम्पोर्टेंट टू बी मेंटेन्ड, तो आप लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर योर नॉर्मल न्यूमेरिक टाइप, आप इस बिग इंट को चूज करते हो। तो बिग इंट बनाने का सिंपल सा तरीका है कि लास्ट में आप n लगा दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो अगर आप टाइप चेक करते हो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस नम, तो फिर टाइप क्या आ जाता है इसका, बिग इंट। सो दिस इज आवर अनदर डेटा टाइप। ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर।